नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अशोभनीय भाषा का संजय राउत ने इस्तेमाल किया है और इसी विषय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप देशपांडे ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाएंगे। वो लेन देन की बात छोड़ दीजिए, जिस तरीके से अश्लील भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, वहां पे महिला पत्रकार बैठी थी, पुरुष पत्रकार बैठे थे। मुझे लगता है आप सभी लोग इस लोकशाही के फोर्थ पिलर हो। उसमें से किसी ने भी उठ के ये नहीं कहा कि संजय जी इस तरह की भाषा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मैं वहां पे होता था तो एक संजय राउत के कान के नीचे बचा जाता था। इस प्रकार की भाषा बिल्कुल पुरोगामी महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं हो सकती। आप क्या समझते हो कि इस तरीके से भाषा बोलने से आपको प्रसिद्धि मिलेगी? ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सबसे बड़ा आक्रमण सनातन पर हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण आज तक नहीं कर पाए और जनसंख्या का इतना बड़ा विस्फोट है कि कोई सोच नहीं सकता। और तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान है और मुख्यमंत्री केसीआर इसके तालिबान है, ये कहना है राज्य के विपक्षी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के प्रमुख वाईएस शर्मिला का। शर्मिला ने महबूबाबाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो एक तानाशाह है, वो अत्याचारी है। तेलंगाना में कोई भारतीय संविधान नहीं है, केवल केसीआर का संविधान है और तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान है और केसीआर इसके तालिबान है। बता दें आपको कि तेलंगाना पुलिस ने वाईएस शर्मिला को महबूबाबाद के विधायक और बीआरएस नेता शंकर नाइक के खिलाफ कथित रूप से अनुचित टिप्पणी करने के आरोप में रविवार को हिरासत में ले लिया है। KCR that he is the dictator, he is a tyrant. There is no Indian constitution in India, in Telangana. There is only the KCR's constitution. This place is the Afghanistan of India. Telangana is the Afghanistan of India and KCR is its Taliban. That's what this is. और अंबिकापुर में नाबालिग बालिका से संबंधित अपराध के खिलाफ सरगुजा पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। अनाचार के दो अलग अलग मामलों में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मैनपाट से कमलेश्वरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे मामले में आरोपी विशु घरामी को उसके घर में घुसकर महिला के साथ अनाचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सरगुजा पुलिस के द्वारा महिला उत्पीड़न के एक मामले में चंद घंटों में कार्रवाई की गई है। एक महिला थाना में उपस्थित होकर उसके भाई के साथ शिकायत की थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए तुरंत एफआईआर रजिस्टर करके आरोपी की तलाश में निकले थे और आरोपी फरार था और मुखबिर सूचना के तौर पर हमने एक घेराबंदी करके उसको 2-3 घंटे में पकड़ लिया और अभी उसको विधिवत न्याय के मामले में भेजा जा रहा है। आरोपी का नाम विशु बिरानी है और वो आदतन आरोपी है और पूर्व में भी। और मां महामाया पशु पुनर्वास केंद्र बेजुबान पशुओं के लिए वरदान बन रहा है। दरअसल अंबिकापुर शहर में बेजुबान बेघर पशुओं का इलाज करके उनके लिए रहने का आशियाना बनाया गया है। यहाँ पर कई ऐसे समाजसेवी सेवा भाव रखने वाले लोग हैं जो आते हैं और अपना सहयोग देते हैं। सत्यम द्विवेदी का कहना है कि इन बेजुबान पशुओं की सेवा का भाव कोरोना काल से आया है, जब देखा गया कि बेजुबान पशु पक्षी भूखे बिलख रहे हैं, तितर बितर भटक रहे हैं और तब जाकर इस शख्स के मन में आया कि क्यों ना वो भी एक शेल्टर हाउस बनाए जहां पर इन बेजुबान पशुओं को रखा जा सके और इनकी सेवा की जाए। इसी क्रम में लगातार सत्यम द्विवेदी और उनके साथ जो उनके तमाम टीम है वो पुनर्वास केंद्र को संचालित कर रहे हैं। सरगुजा नाम से जाना जाता है। देखिए, जब लॉकडाउन था तो जैसे इंसानों पर विपत्ति आई थी तो सारे जीवों पर भी विपत्ति आई थी, क्योंकि इंसानों के माध्यम से ही सारे पशुओं का पेट भरता है और मैंने कई जीवों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए देखा। तो मैं चूँकि मैं पहले दिल्ली और बिलासपुर बड़े सिटीज़ में रह चुका था और सभी जगह अच्छे खासे शेल्टर चल रहे हैं और जैसे बिलासपुर में मैंने देखा कि वहाँ डॉग शेल्टर है, कहीं गौशाला है। मैंने सोचा कि क्यों न सभी जानवर का एक ही आश्रय केंद्र बनाया जाए और उसका नाम मैंने माँ महामाया के नाम पर महामाया पशु पुनर्वास केंद्र रखा।
सत्यम भाई है ना। आप लोग भी सुने होंगे सांप के बारे में, शहर जिले छत्तीसगढ़ में फेमस है ना। कैसे भी सांप रहे, कैसे भी कितना भी दिक्कत हो है ना, इनको एक बार फोन जाता है तुरंत आते हैं और सांप को पकड़ के ले जाते हैं और यहाँ पर उनका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग को देखे काफ़ी नज़दीक से कि ये कैसे भी घायल से घायल सांप का भी खुद इलाज करते हैं, खुद से मरहम पट्टी सब मैं करते हुए देखा हूँ। और यहाँ पर अभी एक गौ माता है जिनके बच्चे को अभी मैं देख रहा था, वो शिवरात्रि। अब पंकाजुर से खबर है, बता दें कि खड़ेघाट चेमल क्षेत्र का एक मामला है जहां पर बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, लेकिन यहां श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए शासन की तरफ से किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। यहां तक कि श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए ग्रामीण हर साल परिश्रम कर रास्ता बनाते हैं ताकि श्रद्धालु दर्शन करने के लिए खंडी घाट जा सके। हालांकि रास्ता उतना आसान नहीं है और आपको ये बताते चलें कि आपदा का यहाँ पर जो संकट है वो बना रहता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए खंडी घाट चेमल नाव पर सवार होकर जा रहे थे और इसी दौरान सवारी से भरी नाव पलट गई है। हालांकि आनंद फानन में सभी को बचा लिया गया है और एक बड़ी घटना होने से टल गई। और जांजगीर चांपा से खबर है, बता दें कि जिले में बंटवारा विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी घटना को अंजाम देकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और छत्तीसगढ़ के पंकाजुर से खबर है, जहां पर राशन दुकानदार ग्रामीणों को ठगकर अपनी जेबें भरने में लगे हैं। दरअसल बता दें कि कांकेर जिले के कोयली बेड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत पानावार पे स्थित एक सरकारी राशन की दुकान का मामला है, जहां ग्रामीणों को दुकान संचालक के द्वारा ठगा जा रहा है। हर एक कार्डधारी को 2 किलो चना, 2 किलो गुड़, 2 किलो नमक दिया जाना है, लेकिन संचालक के द्वारा सभी ग्रामीणों को करीब 1 किलो नमक और 1 किलो गुड़ समेत 1 किलो चना दाल दी जा रही है। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। मुझे भी राशन कार्डधारियों से पता चला कि इस महीने कुछ सामान में कटौती किया जा रहा है, तो मैं जाने के बाद दुकान संचालक से पूछा, वो दुकान जाने के बाद कि आप सामान क्यों कम दे रहे हो, तो उनका कहना था कि इस महीना सामान कम आया है तो इसलिए कम दे रहा हो। तो मैंने कहा कि आसपास में जितने भी पंचायत है हर जगह बराबर सामान दे रहा है, तो आप कैसे कटौती कर रहे हो। तो आप आपके विभाग में पता किया होंगे क्यों कटौती किया है। बोलता है हाँ पता किया, उन लोग बोले जैसा आए वैसा बांट दो। मैं बोला ठीक है, मेरे को फूड साहब से बात करो, मैं थोड़ा जानकारी ले लेता हूँ किस कारण से कम हुआ है। तो मैं 10-15 मिनट तक वहाँ था, उसके बाद उन्होंने बात नहीं कराया। उन्होंने महाशिवरात्रि पर्व पर शहर से लेकर गांव तक धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया गया है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा समा गूंज उठा, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। और यहाँ पर अंबिकापुर की अगर बात करें तो यहाँ शंकर घाट शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जबकि ग्रामीण अंचलों में भी सुबह से शाम तक श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करते नजर आए हैं। 1993 में श्री आसनदास जासवानी द्वारा इसकी स्थापना किया गया और बनाया गया शिव मंदिर के नाम से, और शिव जी की पूजा किए और स्थापना किया गया। उस समय से यहाँ की मान्यता बढ़ी है। 1993 में श्री आसनदास जासवानी द्वारा इसकी स्थापना किया गया और बनाया गया शिव मंदिर के नाम से, और शिव जी की पूजा किए और स्थापना किया गया। उस समय से यहाँ की मान्यता। शंकर भोलेनाथ का मंदिर जब से बना है, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, मान्यता माने रखते हैं, अपना मनोकामना वो सब पूर्ण होता है। इसीलिए सब गांव वालों सब मेला लगता है। शिवरात्रि में ही आसने दास के तरफ से कुछ और चंदा करके मैंने वहाँ भोजन पानी का सबका व्यवस्था होता है। जो से लोग आते हैं दर्शन, यहाँ कम से कम 10-15 गाँव से आते हैं और शहर से भी आते हैं। और अमृतसर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि किसान मजदूर संगठन ने मोदी और मान सरकार का पुतला फूंका है। इस दौरान मुद्दा ये उठाया गया कि सरकार द्वारा मनमानी की गई और उनकी की जो मांगी गई मांगे थी उन्हें पूरा नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर किसान नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश किए जाने का भी आरोप सामने आया है। और अब खबर मोगा से, जहां पर एक गांव में बने आम आदमी क्लिनिक में हर रोज मरीजों की कतार लगने लगे है।
यहाँ पर रोजाना करीब 100 से ऊपर मरीज पहुंच रहे हैं और सभी सहूलियतें उन्हें मिल रही हैं। तो वहीं आपको ये बता दें कि पंजाब सरकार के द्वारा दोबारा आम जनता के लिए उनकी सेहत और सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं, जहां पर मरीजों को सभी तरह की सहूलियत मिल रही है। और मोगा के गांव लांडेके में बने हुए इस क्लिनिक में मरीजों का तांता लगा रहता है। आपको ये बता दें कि डॉक्टरों का भी ये कहना है कि यहाँ पर 41 तरह के टेस्ट फ्री में किए जा रहे हैं और सारी दवाइयां जो मरीजों को दी जाती हैं वो मुफ्त में दी जा रही हैं। मरीजों ने भी सरकार का धन्यवाद दिया है, कहा है कि जहां जहां पर इस तरह के अभी क्लिनिक नहीं खुले हैं वहां पर भी ऐसे क्लिनिक खोले जाने चाहिए। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵਰਸਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ लग रहा है और आ रहे लोग। और अमृतसर में आपको बता दें कि चढ़दी कला स्पोर्ट्स क्लब की ओर से 7वां फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया गया है, जिसमें करीब 32 टीमों ने भाग लिया। और इस मैच में फाइनल मैच देखने के लिए पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ विशेष रूप से वहां पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहले और दूसरे स्थान की टीमों को इनाम बांटे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल में ये मैच नहीं हो सके थे, इसलिए 2 साल बाद दोबारा से ये टूर्नामेंट आयोजित करवाए गए। देखो ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਟੀਓ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 32 टीमां ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। और मोगा थाना साउथ में सुखप्रीत बुड्ढा को अदालत ने 6 मार्च तक भटिंडा जेल भेज दिया है। दरअसल सुखप्रीत पर एक दर्ज मामले को लेकर मोगा पुलिस ने दोबारा सुखप्रीत को दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर मोगा की अदालत में पेश किया, जहां पर उसका 10 दिन का रिमांड लिया गया था। और आज 10 दिन पूरे होने पर सुखप्रीत को भारी फोर्स बल की सुरक्षा के अधीन मोगा अदालत में पेश किया गया है, जहां पर मानयोग अदालत ने सुखप्रीत को 6 मार्च तक के लिए जुडिशियल रिमांड पर भटिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया है। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਊਥੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ 6 मार्च डेट पई आगे। और फिरोजाबाद में सरकार की मंशा के अनुरूप आम जनता को भयमुक्त कराने के लिए और बेहतर पुलिसिंग के प्रति आमजन में विश्वास कायम करने के साथ अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी आशीष कुमार तिवारी ने जिले में अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा के निर्देशन पर सीओ सिटी कमलेश कुमार के नेतृत्व में थाना उत्तर और दक्षिण के रसूलपुर के साथ साथ रामगढ़ थाने के प्रभारियों समेत भारी मात्रा में पुलिस फोर्स ने शहर में प्रमुख चौराहों से होकर एक पैदल मार्च निकाला है। शासन और मुख्यालय के निर्देश में हम लोग प्रतिदिन पेट्रोलिंग करते हैं। आज भी हम सीओ सिटी तथा उनके 2 थाना प्रभारियों के साथ में हम लोग कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बाजारों में पुलिस की विजिबिलिटी बनी रहे, साथ ही साथ अच्छे लोगों में आत्मविश्वास बढ़े और जो असामाजिक तत्व हैं उनका मनोबल टूटे। इसी को दिक्कत रखते हुए हम लोग करते हैं। दिल्ली शासन और औरैया में ऑल इंडियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन
आयरा प्रेस क्लब जिला कार्यकारिणी की बैठक में संरक्षक रामप्रकाश शर्मा और संरक्षक कमल वर्मा, प्रदेश सचिव आशु भदौरिया का पत्रकारों ने स्वागत किया है। इस दौरान पत्रकारों की समस्याओं को सुना गया और पत्रकारों की समस्याओं को एकजुटता के साथ संगठन के बैनर तले आवाज उठाने का निर्णय लिया गया है। संगठन के प्रदेश सचिव आशु भदौरिया ने कहा है कि पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न, भूमाफिया, दबंग या फिर अपराधी किस्म के खिलाफ खबर लिखने पर पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है या उन्हें गलत फर्जी मुकदमे में अगर फंसाकर परेशान किया जाता है, ऐसे मामलों में अब हमारा संगठन चुप नहीं बैठेगा। कहा गया है कि पत्रकारों की आवाज मुखर होकर उठाई जाएगी। उद्देश्य ये था कि संगठन को मजबूत करना। आज औरैया जनपद की हमारी कार्यकारिणी तैयार है, काफी दिन से बनी हुई है और आज घोषणा हुई थी और संगठन को की नीतियां जन जन तक पहुंचाना और पत्रकारों पे जो उत्पीड़न हो रहे हैं उनको पत्रकारों को ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारों लोगों को बताना। आयरा संगठन हमारा भारतवर्ष में फैल रहा है, सारे प्रदेशों में कार्यकारिणियाँ बच चुकी हैं, कुछ प्रदेश बचे हुए हैं जिसमें भी लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रयास कर रहे हैं। हमारी शीघ्र पूरे भारतवर्ष में कार्यकारिणियाँ तैयार हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में भी। आयरा प्रेस क्लब ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन काफ़ी समय से बहुत पुराना चल रहा है, बहुत पुराना हमारा संगठन है और जनपद में कार्यकारिणी बनाई गई थी। मैं जिलाध्यक्ष बनाएगा तब से जिला की कार्यकारिणी बनानी थी, ऊपर से माननीय जिला अध्यक्ष जी का आदेश था। तो आज बैठक की राष्ट्रीय जो हमारा जनपद औरैया की जिला कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसकी हमने आज घोषणा कर दी है और हमारे आयरा संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार जुड़े, पत्रकार की बात की जाए, ऐसा हमारा संगठन है। पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न, उनकी घर लगातार छापेमारी होना, पत्रकारों की बड़ी संस्थानें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा वो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, प्रत्येक युवा को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने के लिए नए अवसर और तरीके सुनिश्चित करना हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। गांव में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है। नए नए पर्यटन स्थल टूरिज्म मैप में आ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के युवाओं को वही रोजगार घर के नजदीक मिल रहे हैं जिसके लिए वे पहले बड़े शहरों का रुख करते थे। मुद्रा योजना टूरिज्म में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है। इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट हाउस, होम स्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल रहा है। पूरे देश में अभी तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए गए हैं। ये ऋण पाने वाले लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इसमें भी महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हमारे साथी, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों पर के कंधों पर है। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है
कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए RN।